नमस्कार, वंदे मातरम प्यारे साथियों। मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, सीटेट की तैयारी में जुट चुके होंगे। और इसी सीटेट की तैयारी को बेहतरीन बनाने के लिए हम कर रहे हैं सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर 2018 से लेकर 2023 तक जितने भी पेपर हुए ना, ऑफिशियल फाइनल आंसर की के साथ कर रहे हैं। और आज प्यारे साथियों, इस वीडियो के माध्यम से हम क्या करने वाले हैं, ईवीएस हल करने वाले कि किस प्रकार पर्यावरण अध्ययन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको मैं बता दूं, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के कितने क्वेश्चन आते हैं आपके 1 से लेकर 30 क्वेश्चन आते हैं। और अब तक हमने 11 पेपर कर लिए, यानी 11 पेपर मान के चलें तो 330 क्वेश्चन 2018 से लेकर 2023 तक 330 क्वेश्चन जो आए थे ना सीडीपी के प्रीवियस ईयर पेपर ऑफिशियल फाइनल आंसर की के साथ कर चुके हैं। वो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं अगर आपने अभी तक नहीं देखी है। और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं पर्यावरण अध्ययन यानी ईवीएस क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर क्वेश्चन नंबर 90 तक जो रहने वाला है। तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, अब मुश्किल क्या आसान क्या, ठान लिया सो ठान लिया। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, 1 से 30 है सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। पार्ट सेकंड में आपके आते हैं मैथमेटिक्स, क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर क्वेश्चन नंबर 60 तक। और क्वेश्चन नंबर 61 नंबर आता है आपका ईवीएस का। किसका आता है? ईवीएस का। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 61। और क्या है क्वेश्चन नंबर 61? भारत में क्या है प्यारे साथियों? भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है? भारत में बिहार के सापेक्ष देखिए, यहां पर क्या है? बिहार। क्या है प्यारे साथियों? बिहार है यहां पर। और यहां पर ऊपर क्या है? जम्मू कश्मीर। क्या है? जम्मू कश्मीर। और यहां पर क्या है? गोवा। यहां पर क्या है? गोवा है। इतना आपको ध्यान होना चाहिए, जिलों की स्थिति ध्यान में होनी चाहिए। देखिए, ऊपर क्या, कौन सी दिशा? उत्तर दिशा। यहां पर कौन सी? पूर्व दिशा। यहां पर कौन सी दिशा? दक्षिण दिशा। और यहां पर कौन सी दिशा? पश्चिम दिशा। तो देखिए, बिहार के सापेक्ष हमें देखना है। किसके सापेक्ष देखना है? बिहार के सापेक्ष। तो बिहार के सापेक्ष पहले देखेंगे जम्मू कश्मीर कहां पर है। जम्मू कश्मीर कहां पर है? ये हो गया उत्तर, ये क्या हो गया? पश्चिम। उत्तर और पश्चिम के क्या है? बीच में है। उत्तर और पश्चिम के बीच में है। तो यानी जम्मू कश्मीर हो गया बिहार के सापेक्ष उत्तर पश्चिम में। और यहां पर गोवा देखिए कहां पर है? पश्चिम और दक्षिण के बीच। पश्चिम और दक्षिण के बीच स्थित है। तो इसकी स्थिति क्या हो गई? जम्मू कश्मीर की स्थिति हो गई उत्तर पश्चिम। और प्यारे साथियों, गोवा की स्थिति क्या हो गई? दक्षिण पश्चिम। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62 पर। और क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 62 क्या है प्यारे साथियों? देखिए, वाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस स्थिति में सबसे धीमी होगी? वाष्पीकरण की स्थिति सबसे धीमी किस स्थिति में होगी? देखिए, एक तो हमें देखना है क्षेत्र के बारे में और एक देखना है तापमान के बारे में। चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए दो आपके पास क्या है? बर्तन है। दो बर्तन है, एक है छोटा बर्तन और एक है बड़ा बर्तन। प्यारे साथियों, एक है छोटा बर्तन, एक है बड़ा बर्तन। और इनमें क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है इन बर्तनों में, दोनों में। देखिए, इनमें क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है। मान लीजिए पहला बर्तन है ना, वो किस ऋतु में है? सर्द ऋतु में है। पहला बर्तन है सर्द ऋतु में। अगर आप बाहर रख दोगे, पहला बर्तन है सर्द ऋतु में, बाहर रख दीजिए। और दूसरा बर्तन कहाँ रख दीजिए? गर्मी में बाहर रख दीजिए। तो पहले पानी किसका सूखेगा प्यारे साथियों? आपको पता है, नंबर 2 वाले बर्तन का। नंबर 2 वाले बर्तन का पानी पहले सूख जाएगा नंबर 1 की अपेक्षा। क्यों सूख जाएगा? क्योंकि इसका क्षेत्रफल भी अधिक है, इसका तापमान भी अधिक है। और क्षेत्रफल अधिक और तापमान अधिक में वाष्पीकरण की प्रक्रिया क्या हो जाती है? तेज हो जाती है। यानी ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? इसका गलत उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 देखिए,
सतह क्षेत्र बढ़ता है, देखिए 2 नंबर वाला बढ़ा हुआ है, लेकिन तापमान घटता है, लेकिन तापमान घटता है। तो यहाँ पर मान लीजिए तापमान क्या हो गया, कम हो गया। मान लीजिए दोनों सर्दियों में, दोनों बर्तन क्या है, सर्दियों में, दोनों बर्तन क्या है, सर्दियों में बाहर रखे हुए हैं। तो पानी पहले किसका सूखेगा प्यारे साथियों, कम किसका होगा, सूखेगा तो नहीं सर्दियों में, क्योंकि धूप की मात्रा क्या होती है, कम होती है। लेकिन प्यारे साथियों जो छोटे बर्तन में पानी है ना वो कम सूखेगा, बड़े वाले बर्तन का पानी ज्यादा सूखेगा, बड़े वाले बर्तन का पानी ज्यादा सूखेगा, क्योंकि इसका क्षेत्रफल क्या है, ज्यादा। तो वाष्पीकरण को अगर आपको कम करना है ना तो क्या करना होगा, क्षेत्रफल भी कम रखना होगा और प्यारे साथियों तापमान भी कम रखना होगा, दोनों स्थिति रखनी होगी। क्षेत्रफल भी कम रखना होगा और तापमान भी कम रखना होगा। तो ऐसा कौन से ऑप्शन में, सतह क्षेत्र कम और तापमान दोनों में कमी, यानी ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है हमें सही आंसर। ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है क्वेश्चन नंबर 62 का सही आंसर। तो प्यारे साथियों आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 पर। और क्या है क्वेश्चन नंबर 63, स्थानों, दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता है। शानदार क्वेश्चन है, क्या है, शानदार क्वेश्चन दिया गया है। क्या है, स्थान हो गया कोई, दूरी हो गया, दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता है। क्या दिशात्मक कौशल है, नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 देखिए, चित्रण कौशल। जी हाँ प्यारे साथियों, चित्रण कौशल के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझ सकते हैं। किसके सापेक्ष है, चित्रण कौशल के द्वारा प्यारे साथियों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64 पर। एनसीएफ 2005, एनसीएफ 2005 का क्वेश्चन आ चुका आपके सामने। देखते हैं एनसीएफ 2005 का है या 98 का है, 2000 का है, 75 का है। देखिए किस राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क यानी एनसीएफ ने प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत पाठ्यचर्या क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की थी। यानी कौन से एनसीएफ ने पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की थी, और वो की थी प्यारे दोस्तों एनसीएफ 1975 ने। एनसीएफ 1975 में प्यारे साथियों की गई थी पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की सिफारिश। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 65। और क्वेश्चन नंबर 65 क्या है, भारत के किस क्षेत्र में स्थानांतरित कृषि करने का रिवाज है। कौन सी कृषि, स्थानांतरित कृषि करने का रिवाज है, तो वो है उत्तर पूर्वी क्षेत्र। उत्तर पूर्वी क्षेत्र कौन सा हो गया, असम, मेघालय, मणिपुर, ये आ गए। उत्तर मणिपुर नहीं, उत्तर अरुणाचल प्रदेश, असम। यहां पर क्या की जाती है, स्थानांतरित कृषि की जाती है। क्या की जाती है, स्थानांतरित कृषि की जाती है। और 2 प्रकार की और कृषि प्रसिद्ध है, एक तो दजिया और एक चिमाता। दजिया और चिमाता कृषि क्या होती है प्यारे साथियों, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। क्या है, ऑप्शन नंबर 1। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पर। और क्वेश्चन नंबर 66 शानदार क्वेश्चन है। क्या है, नदी बांधों से उत्पन्न जल विद्युत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। यानी नदी पर जो बांध बने होते हैं उनसे हम जो जल विद्युत यानी बिजली या ऊर्जा जो प्राप्त करते हैं उनके लिए हमें सत्य कथन नहीं बताना है। जो सत्य नहीं है वो हमें बताना है। ऑप्शन नंबर 1, बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं। बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं। यह ऑप्शन नंबर 2, यह पानी या हवा को प्रदूषित नहीं करता। ये तो सही है, ये तो सही है। न तो पानी को प्रदूषित करता है न हवा को प्रदूषित करता है। जल विद्युत सुविधाएं से बड़े पर्यावरणीय प्रभाव हो सकते हैं। जल विद्युत सुविधाओं से बड़े पर्यावरणीय प्रभाव हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं। नेक्स्ट देखिए ऑप्शन नंबर 4, बांध स्वदेशी लोगों को अपनी नदी की
जीवन रेखाओं से अलग करते हैं। जी हाँ, ये भी सही है, लेकिन गलत कौन सा हो गया? बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं। ये क्या हो जाएगा? गलत, जो सत्य नहीं है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 66 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस है? नीचे हमें 4 गैसें दे रखी है, हमें बताना है ग्रीन हाउस गैस कौन सी है। तो देखिए, ऑप्शन नंबर 1 कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर 1 कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर 2 मीथेन, ऑप्शन नंबर 2 मीथेन, ऑप्शन नंबर 3 जलवाष्प। क्या है? जलवाष्प। तो ये तो तीनों ही हो गई। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या है? उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो गया? उपयुक्त सभी। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68 पर। और क्या है क्वेश्चन नंबर 68 है? भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते? भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते? इसका कारण हमें बताना है। ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, क्योंकि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन सफलता एक दिन जरूर मिलती है, लेकिन सफलता एक दिन जरूर मिलती है। क्वेश्चन नंबर 68 को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। ऑप्शन को क्या है? ठंडे रेगिस्तानों में गर्म गर्मियों और बेहद ठंडी सर्दियां होती है। नहीं, ये तो क्या है? भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते, ये बताना है हमें। मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते? ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं, इसी कारण प्यारे साथियों इन पर मानसून का प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69 पर। ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार है? हमें गैस बतानी है। ताजमहल पीला हो रहा है कौन सी गैस के कारण? सल्फर डाइऑक्साइड। किसके कारण हो रहा है? सल्फर डाइऑक्साइड के कारण हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 पर। गोलकुंडा किला किसने बनाया था? गोलकुंडा किला किसने बनाया था? पहले आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, गोलकुंडा किला कहाँ पर स्थित है? गोलकुंड किला कहाँ पर स्थित है? और ये बनाया था काकतीय राजवंश ने। किसने बनाया था? काकतीय राजवंश ने, यानी ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71 पर। 15 ग्राम प्रति ml, 15 ग्राम प्रति ml घनत्व दे रखा है और 3 ml आयतन दे रखा है वाले किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? वाली वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? तो ये होगा 45 ग्राम। क्या होगा? 45 ग्राम होगा। कितना होगा? 45 ग्राम होगा। इसे हम किस प्रकार कर सकते हैं? देखिए, हमें सूत्र पता है। क्या पता है? सूत्र पता है। और सूत्र किसका पता है? हमें घनत्व का। किसका पता है? घनत्व का हमें सूत्र पता है। और क्या होता है? घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान। क्या होता है? द्रव्यमान अपॉन आयतन। द्रव्यमान अपॉन क्या होता है? आयतन। द्रव्यमान अपॉन आयतन होता है। और हमें क्या ज्ञात करना है? द्रव्यमान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो देखिए, घनत्व द्रव्यमान ज्ञात करेंगे तो आयतन कहाँ जाएगा? इधर आ जाएगा। तो घनत्व क्या हो जाएगा? घनत्व प्यारे साथियों, यानी घनत्व को d से लिखते हैं, आयतन को v से लिखते हैं और द्रव्यमान को m से लिखते हैं। तो m बराबर क्या हो जाएगा? d इंटू वी। क्या हो जाएगा? d इंटू वी, m बराबर हो जाएगा। d कितना दे रखा है हमें? d दे रखा है 15, और हम यूनिट भी साथ लिखते हैं। क्यों? आपको पता चलेगा यूनिट किस प्रकार कटती है। देखिए, 15 G/ml, G/ml मतलब ग्राम प्रति ml, और घनत्व कितना दे रखा है? 3 ml। कितना दे रखा है? 3 ml ग्राम दे रखा है घनत्व। 3 ml क्या दे रखा है? आयतन दे रखा है। देखिए, यहां से ml से क्या कट जाएगा? ml कट जाएगा। ml से क्या कट जाएगा?
ml कट जाएगा और 15 तिया कितना होता है 45 होता है। क्या होता है 15 तिया 45 और जी का क्या आ गया ग्राम। तो इस प्रकार आप सही क्वेश्चन कर सकते हैं। तो प्यारे साथियों आप सभी को समझ में आ चुका होगा। एक बार फिर से देखिए घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान अपॉन आयतन। आयतन यहाँ पर कहाँ पर है भाग में है तो इधर आकर क्या हो गया गुणा में। तो द्रव्यमान बराबर हो गया घनत्व इंटू आयतन, घनत्व इंटू आयतन। और हमें घनत्व दे रखा है 15 ग्राम प्रति ml और आयतन दे रखा है 3 ml। तो ml से ml कट गया तो 15 तिया 45 ग्राम क्या आ गया द्रव्यमान आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 72 पर। और क्या है क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है। निम्न में से कौन सी अदिश राशि है ये हमें बताना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 द्रव्यमान, ये ही हो जाएगी अदिश राशि। क्या हो जाएगी द्रव्यमान, क्या हो जाएगी अदिश राशि, क्योंकि द्रव्यमान की कोई भी दिशा नहीं होती है, परिमाण जरूर होता है लेकिन इसकी दिशा नहीं होती किसकी द्रव्यमान की। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73 पर। और क्या है क्वेश्चन नंबर 73, एक ऐसी वस्तु जिसमें से कोई प्रकाश किरण गुजर नहीं सकती कहलाती है। जिसमें से कोई प्रकाश किरण नहीं गुजर सकती वो क्या कहलाती है। क्या प्यारे साथियों पारदर्शी कहलाती है, नहीं कहलाती, क्योंकि पारदर्शी तो हर वस्तु गुजर जाती है। और इसका सही आंसर है अपारदर्शी वस्तु। अपारदर्शी से प्रकाश किरण नहीं गुजर सकती, यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 74, क्वेश्चन नंबर 74 पृथ्वी की सतह पर। शानदार क्वेश्चन है। क्या है शानदार क्वेश्चन है, क्यों क्वेश्चन है शानदार। पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार क्या होगा। पृथ्वी की सतह पर बताना है हमें वस्तु का भार, जिसका द्रव्यमान चंद्रमा की सतह पर 10 kg है। कितना है चंद्रमा की सतह पर 10 kg है। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए प्यारे दोस्तों कि चंद्रमा पर वस्तु का भार पृथ्वी के भार का 1/6 होता है। 1/6 होता है, यानी चंद्रमा किसका भार नहीं होता, क्या होता है गुरुत्व जी होता है। क्या होता है जी होता है। क्या होता है जी का मान प्यारे साथियों चंद्रमा पर पृथ्वी का कितना होता है 1/6। 1/6 बोले तो 6 से भाग कर देंगे, यानी 6 भाग क्या होता है कम होता है। तो इस सूत्र के माध्यम से आपको ये क्वेश्चन करना है। इस क्वेश्चन को इस सूत्र के माध्यम से करना है। तो आप बताइएगा इस क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में उत्तर है। तो हम करेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। एक विलेय का विघटन दर पर निर्भर करता है। एक विलेय का विघटन दर किस पर निर्भर करता है, सभी को पता है सतह के क्षेत्र पर करता है। किस पर करता है सतह के क्षेत्र पर, यानी ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 76, क्वेश्चन नंबर 76 क्या है। क्वेश्चन नंबर 76 हमारा, सुषमा चाहती है कि उसके छात्रों को पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए। या आप चाहते हो, आप टीचर लग चुके हो, मान लीजिए लग चुके हो, और आप चाहते हो कि आपके जो छात्र है ना वो पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील हो। तो निम्नलिखित में आप कौन सी ऐसा करोगे कि सबसे उपयुक्त रणनीति हो। कौन सी ऐसी रणनीति चुनोगे कि आप है वो सबसे उपयुक्त हो। क्या कक्षा में बहस आयोजित करवाओगे, बिल्कुल भी नहीं करवाओगे। क्या समूह पर चर्चा करोगे, क्या समूह पे चर्चा करोगे, कर सकते हो। और आगे देखते हैं, पोस्टर बनाना नहीं। ऑप्शन नंबर 4 देखिए, बच्चों को एक पौधे को अपनाने और पोषित करने में मदद करना। जी हाँ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी यही होगा, ऑप्शन नंबर 4। क्या होगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 76 का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77 पर। और 77 नंबर क्वेश्चन क्या है, अभय कौन है, छोटा बहुत हो जाएगा ऐसे, तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अभय अपने छात्रों से
उन बीमारियों पर समूह में एक सर्वेक्षण करने के लिए कहा जिनसे उनके पड़ोस के लोग पीड़ित थे। अभियान ने क्या किया, अपने छात्रों को कहा कि आपके पड़ोस में जो बीमारी फैल रही है या बीमारी है ना, उनका सर्वेक्षण करके आओ। तो पाठ्य पुस्तक में सर्वेक्षण का उल्लेख नहीं किया गया है। इस शिक्षण अधिगम की रणनीति के लिए कौन सा विकल्प प्रासंगिक नहीं है, कौन सा विकल्प सही नहीं है, ये बताना है। इसने समुदाय के साथ बातचीत करने का अवसर प्रदान किया है। जी हाँ, ये तो सही है, अवसर प्रदान किया है। इसमें बच्चों को वास्तविक जीवन के साथ सीखने में मदद मिली। सही है, वास्तविक जीवन में मदद जरूर मिलेगी, अपने परिवारों के साथ, समुदाय के साथ मिलेंगे, बीमारी को पहचानेंगे। इसने बच्चों को, किसने, अभय ने बच्चों को डेटा हैंडलिंग समझने और एक साथ काम करने में सक्षम बनाया। जी हाँ, एक साथ जाएंगे सभी बच्चे, मोहल्ले में जाएंगे, बीमारी का पता करेंगे, सर्वेक्षण करेंगे। 4 नंबर देखिए, इससे समुदाय को उन बीमारियों को समझने में मदद मिली जिनसे वे पीड़ित थे। इससे समुदायों को उन बीमारियों को समझने में मदद मिली जिनसे वे पीड़ित थे। क्या समुदाय को पता चलेगा? सर्वेक्षण तो वो करने जा रहे हैं ना, कौन, बच्चे। इससे समुदाय को किस प्रकार पता चलेगा? तो ये दे रखा है गलत। क्या दे रखा है? गलत दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78 पर। कितना बड़ा क्वेश्चन है और देखते हैं, ऑप्शन बाद में देखेंगे, पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। आपातकालीन परिस्थितियों के बारे में सबसे बड़ा क्वेश्चन है अब तक का सीटेट में। आपातकालीन परिस्थितियों के बारे में बात करने के लिए प्रिया ने बच्चों के अनुभव पूछे। प्रिया ने क्या पूछे? बच्चों से अनुभव पूछे। उन्हें कभी आपात स्थिति का सामना करना पड़ा? बच्चों ने आग, बिजली के झटके और सड़क दुर्घटना के साथ अपने अनुभव सुनाए। उन्होंने प्रश्न पूछे, उनकी मौजूदा समझ का आकलन किया और समाचार पत्रों से सड़क सुरक्षा विज्ञापनों जैसे संसाधनों का उपयोग करके सुरक्षा पहलुओं पर चर्चा की और क्रम से आग और बिजली के झटके पर सुरक्षा दिशा निर्देशों पर चर्चा के लिए एलपीजी और इलेक्ट्रिक बिल का इस्तेमाल किया। प्रिया द्वारा अपनाया गया सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण कौन सा था? सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण बताना है तो ऑप्शन नंबर यहां पर 3 है। क्या है ऑप्शन नंबर 3? क्या है? इंक्वायरी अप्रोच, यानी अन्वेषण दृष्टिकोण। अन्वेषण दृष्टिकोण यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 79 और क्या है? समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है, क्योंकि समुदाय होता है ना, वो शिक्षण और अधिगम के लिए एक प्रमुख संसाधन है। क्यों है ये हमें बताना है। यह सस्ता और सुलभ है, यह सस्ता और सुलभ है। बुजुर्ग लोग बुद्धिमान है और उनके पास समय है। यह वास्तविक परिस्थितियों में सीखने का अवसर प्रदान करता है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 यह वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए। क्वेश्चन नंबर 80, ईवीएस शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने और इसे समृद्ध करने का तात्पर्य है। इसका क्या तात्पर्य ये हमें बताना है। तो पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना, पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 81 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 81, कक्षा 3 के छात्रों को रमा ने सिखाया कि। कक्षा 3 के छात्रों को किसने सिखाया? रमा ने सिखाया। मैं मानता हूं विक्रम ने सिखाया, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं अब। विक्रम ने सिखाया कि पिता, माँ और उनके बच्चे एकल परिवार का गठन करते हैं। यदि दादा, दादी और अन्य रिश्तेदार साथ रहते हैं तो यह एक विस्तारित परिवार या संयुक्त परिवार है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? परिवार की परिभाषा गलत है क्या? क्या परिवार की परिभाषा गलत है?
नहीं है, बिल्कुल सही है। अगर परिवार में माता पिता और बच्चे रहते हैं तो एकल परिवार है। और प्यारे साथियों, अगर माता पिता बच्चे दादा दादी ताऊ ताई सभी रहते हैं तो वो क्या है, संयुक्त परिवार हो जाता है। परिभाषा तो बिल्कुल सही है। रमा अपने छात्रों के प्रति असंवेदनशील है। किस प्रकार आपको लग रहा है, क्या असंवेदनशील है? नहीं है। ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 3, शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है। शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण है, समावेशी नहीं है। तो प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर यही होगा, क्योंकि कक्षा समावेशी नहीं है उस समय जब वो बता रही है पिता और माता एकल परिवार है और दादा दादी और रिश्तेदार साथ में रहते हैं तो वो संयुक्त परिवार। उस समय आप जो कक्षा चल रही है उसे समावेशी कक्षा नहीं कह सकते, क्योंकि प्यारे साथियों शिक्षण अधिगम में समावेशी कक्षा का होने अनिवार्य है। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82 पर। शानदार क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी ईवीएस कक्षा में गतिविधि है, गतिविधियां है? ईवीएस कक्षा में कौन सी गतिविधि होती है आपको पता ही है। 82 नंबर क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर 1 है चित्र पढ़ना होता है, फील्ड भ्रमण होता है, श्याम पट्ट का उपयोग भी होता है, यानी उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 83, पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि यह है, यानी ईवीएस है ना पाठ्यक्रम, ईवीएस का जो पाठ्यक्रम है ना बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण भी बन सकता है यदि उसका पाठ्यक्रम एकीकृत हो या समावेशी हो, विषयगत हो, और ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। तो जी हाँ, एकीकृत भी होना चाहिए पाठ्यक्रम, समावेशी भी होना चाहिए, विषयगत भी होना चाहिए, यानी उपयुक्त सभी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 और क्या है, क्वेश्चन नंबर 84 ईवीएस। ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में स्पेरों, ईवीएस पाठ्य पुस्तक में स्पेरों पर एक अध्याय है। किस पर है? स्पेरों पर एक अध्याय है। इसका उद्देश्य बच्चों को जागरूक करना और संवेदनशील बनाना कि यह एक अवैध कार्य है। क्या ये एक अवैध कार्य इसका मतलब है बच्चों को? नहीं। ऑप्शन नंबर 2, स्पेरों के लिए क्योंकि बच्चे इन दिनों अक्सर उन्हें नहीं देखते हैं। क्या ये कारण है? नहीं है। ऑप्शन नंबर 3, संवेदनशील बनाना कि सपेरा सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाए और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है। जी हाँ, यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 85, विद्यालय में मिड डे मील के समय के लिए कौन सा सबसे प्रासंगिक है? मिड डे मील के बारे में हमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर 2 पढ़ लीजिए, यह ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। यह ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम है। तो ऑप्शन नंबर 2 होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86, पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या बताता है? बोझ के बिना सीखना क्या बताता है? तो ऑप्शन नंबर 3, अबोध का भार कम करने की जरूरत है, यानी ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87, क्वेश्चन नंबर 87 क्या है? ईवीएस कक्षा में सुबह में सीखने का क्या उद्देश्य है? मान लीजिए ईवीएस की कक्षा है और उसमें सुबह में सीख रहे हैं बालक, तो उसका उद्देश्य तो है ना कुछ। तो उद्देश्य क्या है? तो सबसे बड़ा ऑप्शन हमें क्या दिख रहा है, वही इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 88, बाला का पूरा नाम, बाला, बाला वो सॉन्ग नहीं है यहाँ पर, बाला का पूरा रूप क्या है? BALA, BALA का पूरा नाम हमें पूछा है तो वो है अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग, यानी B से क्या बनेगा, बिल्डिंग, A से एज, L से लर्निंग, A से एड, यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर।
कई क्वेश्चन इंग्लिश वाले भी सही हो जाते हैं। अगर आप इंग्लिश में ध्यान रखते हैं तो क्वेश्चन सही हो जाता है, क्योंकि अगर आप बाला का हिंदी में नाम देखते ना तो आपको ये क्वेश्चन ही नहीं आता अलबत्त तो। और अगर इंग्लिश में देखेंगे, बी से ब्लीडिंग, ए से एज, एल से लर्निंग, ए से एड। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 89, वैकल्पिक ढांचे का क्या अर्थ है? वैकल्पिक ढांचे का क्या अर्थ है? तो वैकल्पिक ढांचे का अर्थ है विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग है। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90, महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमजोर हैं, यह एक रूढ़िवादी धारणा है प्यारे साथियों। किस प्रकार की है? क्या रूढ़िवादी धारणा है? रूढ़िवादी धारणा क्या वैज्ञानिक तथ्य? वैज्ञानिक तथ्य नहीं कह सकते, मिथ्य है, एक यह झूठ है। महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमजोर है, यह एक मिथक है प्यारे साथियों। कमजोर बिल्कुल भी नहीं है महिलाएं पुरुषों से। आप सीटेट के पेपर में भी देख लेना, सीटेट के पेपर में ही देख लेना सबसे ज़्यादा पास कौन होते हैं, यहीं पर आपको पता चल जाएगा। और प्यारे साथियों, ये थे ईवीएस के 90 क्वेश्चन जो पार्ट 3 में थे। 90 क्वेश्चन ऑफिशियल फाइनल आंसर की के साथ मैंने आपको करवाए हैं। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए। इसी प्रकार की क्लास पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जी हाँ, पास में जो बेल आइकन है उसे दबा दीजिएगा ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।